हाँ भाई, वो सब। ओके। वो तो रोहित सर आ गए थे घर ना, तो पीछे से मेरे बच्चों ने आके लैपटॉप पे मीटिंग बंद कर दी। हाँ, कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे डिस्कस? 13th बस मैंने आपको बता दिया था कि वो बॉल्स को दोनों अलग अलग एंड्स पे लेना है। आंसर तो आ रहा है अगर आप सेम में ले रहे हो। कोई कंफर्म करो भाई। मतलब आंसर ये फोर्थ वाले फिगर के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, फिर यही वाला मानो। ठीक है, 13th में जो फिगर मानना है वो फोर्थ वाला ही मानना है। आगे बचो। 17th क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है बस, कि बस हॉरिजॉन्टल सर्कल में आप घुमा रहे हो, तो टेंशन जो है आपकी वो एम ओमेगा स्क्वायर आर हो गई। ठीक है। और वो मैक्सिमम टेंशन कितनी हो सकती है? 50 जी। इससे आप ओमेगा निकाल लोगे, उससे आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकाल लोगे, उसको ओमेगा को कन्वर्ट कर दोगे आरपीएम में, आरपीएस में, रेवोल्यूशंस पर सेकंड। 16th बच्चों, वही वाला केस है ना, वो डेथ वेल वाला। यूनिट्स का ध्यान रखना बस 16th में, बाकी आ जाएगा। हाँ जी, एक्सरसाइज 1 बच्चों। अच्छा नहीं, मैंने एक्सरसाइज 1 नहीं बोली थी ना आज। हाँ, ठीक है। ओके बच्चों, मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ आगे, नहीं तो फिर अगली क्लास के लिए कोई काम नहीं बचेगा। आज टाइम थोड़ा कम है अपने पास। थ्री भी नेक्स्ट टाइम करते हैं। तो मुझे इसका बताओ बच्चों। ये डिराइव हो गया था। यहाँ पे वीमेन क्या आता है? किया ड्राइव है। ये कुछ ऐसा आता है बच्चों, आई थिंक।
नहीं, साइंस तो ऐसे ही आएंगे, ऊपर माइनस नीचे प्लस आएगा। इसमें बस मुझे ये नहीं ध्यान आ रहा, बस ऐसा ना हो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। रुको रुको, ये ऐसे बनेगा। ऐसे लिखने की जगह दूसरा एक्सप्रेशन थोड़ा सा सिंपल है, डिवाइड बाय कॉस थीटा। हाँ बच्चों, सबका ही आ गया आंसर। भाई कंपोनेंट्स लो। ये एंगल आपका थीटा है, इधर से ये थीटा है। व्हाट विल यू गेट? एक्स में बन गया एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। वाई में बन गया एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू एम जी। और एफ एस को म्यू एस एन डालना है ना। इनको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो मतलब बच्चों ऑब्वियसली ये आंसर जो आया है, इसमें हमारी अंडरलाइंग असम्पशन ये है कि see this is valid only if tan theta is greater than mu s। ये जरूरी है, आप बताओ। ठीक है ना। और ये क्यों है, मतलब इसका फिजिकली सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये tan थीटा ग्रेटर देन mu s ही क्यों आया? एंगल ऑफ रिपोज, मतलब वो तो मैथमेटिकली तो समझ गए हम कि भाई v में फिर रूट में नेगेटिव आ गया। फिजिकली उसका क्या मतलब है, ये ऐसा क्यों आ रहा है? ये एक तरह से इंक्लाइन प्लेन पे ही एक बॉडी को रखा हुआ है ना। अगर tan थीटा लेस देन म्यू होगा, फिर तो फ्रिक्शन वैसे ही ज्यादा हो गई, फिर तो बॉडी स्लाइड हो ही नहीं सकती नीचे। तो हमने क्या निकाला है कि भाई अगर tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है, मतलब एंगल ज्यादा है, बॉडी स्लाइड कर सकती है नीचे को, तो अगर आप इतनी वेलोसिटी रखोगे तो ऐसा होगा कि बॉडी नीचे को स्लाइड नहीं करेगी, अदरवाइज तो वो नीचे को स्लाइड कर सकती है। क्या बात समझ आई? अगर कहीं tan थीटा लेस देन म्यू होता,
क्या फिर बॉडी नीचे को स्लाइड करती? फिर तो एनीवे स्लाइड ना करती है ना। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जब एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है तो आपको कम से कम इतनी वेलोसिटी रखनी पड़ेगी ताकि बॉडी स्लाइड नीचे ना करे। अंडरस्टूड? बच्चों क्लियर हुआ? ओके। यहीं पे जब आप इसका दूसरा केस बनाओगे, जब स्पीड ज्यादा होएगी तो बॉडी की ऊपर की तरफ स्लाइड करने की टेंडेंसी होएगी। तो हम निकालेंगे कि हम मैक्सिमम कितनी स्पीड रख सकते हैं जिससे कि बॉडी ऊपर की तरफ स्लाइड ना कर जाए। तो सब कुछ सेम है, बस फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो उस केस में हमारा आंसर आ जाएगा अब ऐसे आएगा। अब ऊपर प्लस आ जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा। ठीक है। तो इसको याद रखने का भी तरीका सिंपल है। भाई क्वांटिटी को जब छोटा रखना है तो कैसे होगा? न्यूमरेटर में माइनस आना चाहिए, डिनोमिनेटर में प्लस आना चाहिए, राइट? जब क्वांटिटी को बड़ा करना है तो न्यूमरेटर में प्लस आ गया, डिनोमिनेटर में माइनस आ गया। ये कौन से केस के लिए हुआ? जब बॉडी की ऊपर की तरफ स्लाइड करने की टेंडेंसी है। ठीक है। समझ आया बच्चों कि दोनों केस कैसे बने? कि एक केस में उसकी नीचे की तरफ स्लाइड करने की टेंडेंसी है और एक केस में ऊपर की तरफ स्लाइड करने की टेंडेंसी है। ओके। अगर बच्चों इस केस में फ्रिक्शन ना हो, स्मूथ सरफेस हो, बैंक रोड लेकिन स्मूथ सरफेस, तब क्या बन गया अपना आंसर? तो मतलब अगर आपकी रोड बैंक्ड है लेकिन स्मूथ है तो भी आप उस पर सर्कुलर मोशन कर सकते हो, बट उस केस में सिर्फ आपको ये पर्टिकुलर स्पीड पे चलना पड़ेगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। क्या ये बात समझ आई बच्चों? और वो केस कौन सा बनेगा बच्चों अगर मैं थीटा को 0 डाल दूं?
तो आप देख सकते हो कि वो हॉरिजॉन्टल रोड वाला केस बन गया जो हमने सबसे पहले किया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया बच्चों? ओके, इसमें बच्चों हम एक अगला केस करेंगे। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। तो बच्चों ये आपने देखा होगा, साइकिल के केस में तो खैर हम लिख देते हैं, बट साइकिल के केस में तो हमें कोई इतना दिखता नहीं है। ये आपने स्पेशली देखा होगा जब वो होती है मोटरसाइकिल रेसिंग वगैरह। आपने देखा है कि जब वो टर्न करने लगते हैं तो वो बिल्कुल बाइक को एक तरफ को बेंड कर देते हैं, मतलब ऑलमोस्ट टू द एक्सटेंट की उनके मतलब जो नीज हैं वो टच करने वाली होती हैं ग्राउंड को, राइट? तो वो बच्चों, हर्ष कौशिक तुम करते क्या हो? तुम बाहर का खाते नहीं हो, तुम मूवीज नहीं देखते हो, तुम रेसिंग नहीं देखते हो, तुम फ्री टाइम में क्या करते हो भाई? सिर्फ पढ़ाई? इतनी पढ़ाई मत किया करो भाई। क्या देखते हो यूट्यूब पे? तो तो मैं बच्चों इसकी बैक व्यू बना रहा हूँ, ठीक है, साइक्लिस्ट की। कुछ इस तरीके से, राइट? ये टायर है जो मैंने नीचे दिखाया है। ठीक है, मतलब ये मैंने ऐसे दिखा दिया, ऑफ कोर्स वो ऐसे हवा में नहीं होगा। मतलब टायर जो होता है वो फाइनली तो पूरे का पूरा टच हो रहा होता है ग्राउंड से। ठीक है बच्चों, आप ऐसे ही दिखाना कि ये पूरा टच कर रहा है। ठीक है, तो वो मान लो ऐसे जा रहा है रेडियस आर में, और उसकी स्पीड इनटू द प्लेन है v। ठीक है,
तो इस केस में बच्चों क्या होता है कि अगर मैं साइक्लिस्ट का एफबीडी बनाऊं, ठीक है, एंड लेट्स से वो वर्टिकल से जितने एंगल से बेंट है वो एंगल थीटा है, तो जो एफबीडी में कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी? mg नॉर्मल। बच्चों फ्रिक्शन किधर को लगेगी? देखो जो पॉइंट रोड के साथ कांटेक्ट में है, वो जो रोड के साथ कांटेक्ट में है पॉइंट, ये बेंड करने के कारण वो किधर को जाना चाहेगा? वो बाहर की तरफ स्लाइड करना चाहेगा, है ना? तो जो फ्रिक्शन है वो उस कारण से लेफ्ट की तरफ आ जाती है। और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आई गई, mv² r टुवर्ड्स लेफ्ट। तो बच्चों इस केस में क्या होता है, वैसे तो जो इक्वेशंस हैं वो सिंपली ये बन गई कि n इज इक्वल टू mg और फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv² r, but what we will understand later in the chapter of rotational motion is कि इस केस में इट सो हैपेंस कि ये जो n और f का बच्चों रिजल्टेंट बनता है ना, वो इधर को बन जाता है, मतलब अलोंग द साइकिल बन जाता है। ये हम अभी नहीं प्रूव कर सकते, मतलब जो नेट कांटेक्ट फोर्स है, जो नेट रिएक्शन फोर्स है, इट passes through the cycle। ठीक है, तो उससे हमारे पास एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाती है कि f अपॉन n इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गई f बाय n इज इक्वल टू v²/gr, और उधर से वो आ गया इक्वल टू tan थीटा। तो ये बच्चों अभी के लिए तो इसको याद कर लो, ये आगे जाके समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। ओके,
नेक्स्ट बच्चों अब हम देखते हैं कि कैसे हम अब सर्कुलर मोशन में वर्क एनर्जी को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो मैं केस लेता हूं। लेट्स से बॉल ऑफ मास m, उसको एक स्ट्रिंग से ऐसे हमने एक पर्टिकुलर एंगल थीटा से छोड़ दिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये स्विंग करेगी, नीचे की तरफ आएगी। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड टेंशन इन थ्रेड एट हाईएस्ट पोजीशन जो भी बनी हुई है, एंड जब वो स्विंग करके सबसे नीचे आ जाएगा तो लोएस्ट पोजीशन। आराम से सोच के ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ। ठीक है, लगेंगे 5-7 मिनट, आराम से सोच के करो। आपको याद होगा ये केस मैंने आपको थोड़ा सा उसमें भी हमने यूज किया था, ऐसा कुछ, वो जब हमने एक बैलिस्टिक पेंडुलम वाला केस किया था।
हाँ भाई, हुआ क्या? देखो भाई, जब आप इसका हाईएस्ट पे एफबीडी बनाओगे, तो एफबीडी में आएगा P इधर, mg इधर, करेक्ट? ये एंगल थीटा। अब कैन आई राइट T cos थीटा इक्वल टू mg? आप में से कई लोगों ने आंसर दिया। बताओ बच्चों, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? नहीं, वो कोई बाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में थोड़ी है, वो तो नीचे आ रहा है ना। तो अब मैंने क्या तरीका बताया था आपको? भाई हमने कंपोनेंट्स कैसे लेने हैं सारी चीजों के, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। तो टेंशन तो पहले ही सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में हो गई, और ये हमें mg के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। इस तरफ को हो गया ये mg cos थीटा, और इधर को हो गया mg sin थीटा। तो हम सीधा mg के साथ नहीं डील करेंगे, हम mg cos थीटा, mg sin थीटा और t के साथ डील करेंगे, क्योंकि अब ये सारा कुछ हमारा टेंजेंशियल या फिर सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में आ गया। mg डायरेक्शन ना तो टेंजेंशियल थी ना सेंट्रीपिटल थी। तो अब टेंजेंशियल डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन होगी at, जिसकी हमें जरूरत नहीं थी। और व्हाट अबाउट सेंट्रीपिटल डायरेक्शन? सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन क्या कह सकते हैं? जीरो बाय, क्योंकि अभी तो स्पीड जीरो है, अभी तो हमने रिलीज किया है यहाँ से इस इंस्टेंट पे, तो अभी वेलोसिटी जीरो है, तो इसलिए AC आपका जीरो आ गया। तो आपकी टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में क्या इक्वेशंस बन गई? mg sin थीटा इज इक्वल टू m80, और दूसरे में t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो 80 निकालने की जरूरत नहीं थी, तो टेंशन आ गई यहाँ पे mg cos। तो प्लीज ध्यान रखना, आप एक्स वाई में, नॉर्मल एक्स वाई में नहीं ब्रेक कर सकते। तो अब बच्चों, लोएस्ट पोजीशन के लिए आपको एनर्जी लगाना है। आप लोएस्ट पॉइंट पे पहले उसका v निकालोगे,
ऐसे, तो ये पहले ऐसे है, बाद में इधर आ जाएगा, ये v बन गया, तो दिस इज l, ये l cos थीटा हो गया, मतलब ये कितना हाइट नीचे आ गया, l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब आप जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, यू विल गेट mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और एक, अब फिर यहाँ पे जो फोर्सेस हैं, टेंशन T ऊपर, mg नीचे, ऊपर को हम AC मान लेते हैं जो कि हो गया v स्क्वायर बाय l, और इधर को 80। अब बच्चों इस केस में क्या हो जाएगा, अब इस इंस्टेंट पे 80 कुछ नहीं है, बिकॉज कोई टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है। और सेंट्रीपिटल में क्या बन गया, T माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l। ये v स्क्वायर की वैल्यू आप ऊपर से पुट करोगे, तो आई थिंक आपका आंसर बन जाएगा T इज इक्वल टू mg इंटू 3 माइनस 2 cos थीटा। आया बच्चों समझे? चलो ठीक है, इसको बच्चों रिवाइज करना अच्छे से। होमवर्क आपका कहाँ तक किया था पिछली बार? 0 का D किया था ना। एक तो मैं 3 भी करूंगा अगली क्लास में डिस्कस। आपने 0 का E करना है, 1 का D करना है, ठीक है? अच्छा, हाँ ये सारा कुछ बच्चों मंडे को, कल की क्लास में तो आप सब परफॉर्म कर रहे हो। ऐसे ही बोरिंग मत बना देना कि कोई परसों, मतलब बोरिंग काम मत कर देना कि कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, फिर मैं पढ़ा दूंगा आगे। तो तभी मजा आएगा अगर कोई कुछ करेगा, ठीक है? एनीथिंग, मतलब परफॉर्मेंस, मतलब जो भी आप कुछ भी इंटरेस्टिंग कुछ बताना चाहते हो, कुछ भी, एनीथिंग। अदरवाइज हाँ, आगे से हमेशा कैमरा ऑन करके सेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो, ओके बच्चों, बाय।